neither we have the definition of organized crime nor we have a law depicting organized crime or controlling organized crime. ठीक है, आईपीसी की धारा 120 120 ए और 120 बी, इनको ध्यान से सुनिए। आईपीसी की धारा 120, ठीक है, के अंतर्गत 120 ए में लिखा हुआ है आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब है जब दो या अधिक लोगों ने मिलकर किसी अपराध को कारित करने का निर्णय लिया। बी में है आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड की व्यवस्था। तो जब भी इस देश में संगठित अपराध शब्द की बात होती है तो हम आपराधिक षड्यंत्र वाली धारा का प्रयोग करके और उसी के संदर्भ में दंड के प्रावधान को सामने लाते हैं। बाकी ना तो कोई परिभाषा है ना एकल कानून है, इसी के अंतर्गत कार्यवाही होती है। हालांकि हमारे यहाँ अलग अलग कानून जरूरी। एग्जाम्पल पर बात करें, हमारे यहाँ पीटा कानून है, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ये वेश्यावृत्ति निषेध के लिए है, ठीक है। हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर अबॉलिशन एक्ट है, बाल श्रम के लिए। आप दो चार चीजों को पकड़ लीजिए। हमारे यहाँ बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूरी के लिए कानून है, तो बंधुआ मजदूरी बाउंडेड लेबर रोकने के लिए कानून हमारे यहाँ एंटी गैम्बलिंग एक्ट है, जुआखोरी निषेध कानून, ये अंग्रेजों के काल से चला आ रहा है, ये अभी भी लागू है। कुछ जगहों को छोड़कर हमारे यहाँ जुआखोरी गैर कानूनी है। हमारे यहाँ एंटी ड्रग एंड नार्कोटिक्स कंट्रोल एक्ट है। ड्रग एंड नार्कोटिक्स कंट्रोल मतलब अवैध मादक द्रव्यों के विस्तार को रोकने से जुड़ा कानून। तो हमने तो कई सौ नाम लिखे हैं संगठित अपराध के। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण कानून 1972। कानूनों के माध्यम से संगठित अपराधों को रोकने का प्रयास भारत में किया गया है, लेकिन संगठित अपराध के खिलाफ किसी एकीकृत कानून भारत में उपलब्ध की भारत में आवश्यकता है, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, ऐसा प्रश्न है। लेवल 2, लेवल 3 कठोर कानून जो भारत में निवारक निरोध कानून के नाम से जाने जाते हैं, प्रिवेंशन डिटेंशन लॉज, जो संविधान के अनुच्छेद 22 के अपवाद के तौर पर सामने आते हैं। फंडामेंटल राइट्स का जो 22 होता है, विभिन्न दशाओं में गिरफ्तारी पर निषेध। जिन कानूनों के तहत व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार करके बिना 24 घंटे में अदालत में पेश किए बिना वकील की सहायता से निरुद्ध करके रखा जा सकता है, कानून भी संगठित अपराधियों और आतंकवादियों के गठजोड़ को तोड़ने में मददगार हो सकते हैं। जैसे 1950 में हमने बात की थी, निवारक निरोध कानून या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ही आया था। 1970 में मीसा आया था, 1972 में कोफे पोसा आया था, या 1985 में टाडा आया था, या फिर 1999 में कोटा आया था, या फिर 2008 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए आया है। ये सब आपको वैसे भी पढ़ना है। आप ये समझिए, ये सब भारत के निवारक निरोध कानून है, जिन कानून के तहत व्यक्ति के गिरफ्तारी से जुड़े मूल अधिकार दूर हो जाते हैं। तो ऐसे कानूनों को भी तो भारत में हम संगठित अपराध को रोकने से जुड़े कानूनों के अंतर्गत बता सकते हैं। और इससे एक लेवल आगे जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून पारित किए हैं। जैसे महाराष्ट्र का मकोका हो गया, गुजरात का गुजकोका हो गया, अभी इसी पर चर्चा चल रही है। का मकोका हो, गुजरात का गुजकोका हो, राज्यों के निवारक निरोध कानून हैं, इनके माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है। एक गुजरात आतंकवाद संगठित अपराध नियंत्रण बिल, ठीक है, या गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल, ये गुजरात में प्रस्तुत किया गया है और इस बिल के माध्यम से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और इस नेटवर्क को तोड़ने की बात की जा रही है। तो ये वही है आपके आर्टिकल 22 के तहत निवारक निरोध कानून। इसके अलावा राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वो गैंगस्टर कानून पारित कर सकते हैं, जहां वो गैंगस्टर को परिभाषित करेंगे कि कब कोई अपराधी गैंगस्टर मान लिया जाएगा और फिर गैंगस्टर होने के नाते उस पर क्या कार्यवाही की जाएगी। इस संदर्भ में मॉडल एक्ट के तौर पर काम करता है 1985 का यूपी का गैंगस्टर कानून। इसका पूरा नाम है, यदि आप लिखना चाहें तो, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी
सोशल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और गैर कानूनी गतिविधि या गैर सामाजिक गतिविधि निवारक कानून, ये 1985 का कानून है जो उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्टिविटीज को रोकने के लिए लाया गया था। लेकिन इस मॉडल एक्ट कानून को मानकर, इसे मॉडल एक्ट मानकर कई राज्यों ने अपने अपने गैंगस्टर कानून को इसी की तर्ज पर तैयार किया है। जैसे राजस्थान ने किया है, बिहार ने किया है, बंगाल ने किया है, तो कई राज्यों में अब गैंगस्टर कानून दिखाई देते हैं। तो गैंगस्टर एक्ट भी एक तरीका है जिसके माध्यम से इसको रोका जा सकता है। लेकिन आप देखें कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सारे प्रयास कानूनी आधार पर सिमट कर रह जाते हैं। इस नेक्सस को तोड़ने के लिए ना हम किसी सम्मेलन को देखते हैं, ना किसी बड़ी संस्था को देखते हैं, है ना? यानी हमारे पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिसके माध्यम से ये काम किया जाए। हालांकि जब एनआईए की जुरिडिक्शन की बात की जाती है कि एनआईए के माध्यम से ट्रांस स्टेट काम किया जाएगा, या हमने एक नेटवर्क बनाया है क्राइम एंड कंट्रोल ट्रैकिंग नेटवर्क, जहां पर इंटर स्टेट अपराधियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, सीसीटीएनएस ऐसा बोल रहे हैं इसको। तो इस नेटवर्क के माध्यम से हम चाहें तो जरूर एक सिस्टम बनाकर ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए और टेररिज्म से उसके नेक्सस को रोकने के लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि फिर वही समाजशास्त्र या मनोविज्ञान की भाषा में अपराधी एक कोख से जन्म नहीं लेते, परिस्थितियों से बनते हैं। और यदि ऐसा है तो सरकार से जुड़े जो कारण थे और व्यक्ति से जुड़े जो कारण थे, उन सबको हमको प्रभावी बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो सरकार से जुड़े सुझाव यही हो सकते हैं कि पहला, राजनीति के अपराधीकरण या अपराधियों के संरक्षण को बंद किया जाए। दूसरा, पॉलिटिशियंस और नौकरशाहों से जो गठजोड़ है उसको उजागर किया जाए। इसमें मीडिया, सिविल सोसाइटी, विसिल ब्लोअर्स की भूमिका हो सकती है। तीसरे लेवल पर नए और कठोर कानूनों को लाया जाए जिससे डर हो, जिससे व्यवस्था बने। चौथे लेवल पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के माध्यम से दंड देकर एक कठोर संदेश को प्रसारित किया जाए, ये किया जा सकता है। ठीक। पांचवें स्तर पर ये जिस चीज से जुड़ रहे हैं वो है मनी, इसकी निगरानी और नियंत्रण को प्रभावी किया जाए ताकि इनके बीच का गठजोड़ स्थापित ही ना हो पाए। ठीक है। छठे स्तर पर साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जाए क्योंकि ये इनको आपस में जोड़ने का तरीका है, तो साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने की बात हो सकती है। सातवें स्तर पर गुप्तचरी को मजबूत किया जाए। आठवें स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ावा दिया जाए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसियों के बीच। ठीक। इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। ये सहयोग गुप्तचरी में भी हो सकता है, ये सहयोग प्रत्यार्पण में भी हो सकता है। ठीक। और जब तक एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टेररिज्म के नेटवर्क को, और आतंकवाद को एक नजर से देखना भी जरूरी है, यानी मेरा आतंकवादी तेरा आतंकवादी नहीं, वो वाली सोच से बाहर आना पड़ेगा। ये सरकारी स्तर पर बात। बाकी व्यक्तिगत स्तर पर घर परिवार के पालन पोषण से लेकर शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका से लेकर मीडिया की भूमिका से लेकर सबको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो अपराध और अपराधियों का महिमा मंडन ना करे, मनी से व्यक्ति को प्रतिष्ठा प्रदान ना करे। एक बुरे काम का अंत बुरा होता है जैसे पंचतंत्र के संदेश कब तक पहुंचाए। कम से कम अपने पालन पोषण में अपराधियों के ग्लोरिफिकेशन को बंद किया जाए। ये सारी बातें व्यक्तिगत स्तर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से को बढ़ावा देने से रोकेंगे और आगे चलकर इस नेक्सस नेटवर्क को भी रोका जा सकता है। तो संगठित अपराध का भी एक रूप होता है धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग, जो हमारे सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग यानी गलत पैसा जो है, ये भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है क्योंकि यही डर्टी मनी देश में आतंकवाद वगैरह को फैलाती है। तो अगली क्लास में हम धन शोधन और उसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव, इसको पढ़ेंगे। फिर अलग बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव तो वही होता है जो हमने जाना है, लेकिन धन शोधन जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है उसको जानेंगे। ठीक। और उसके बाद फिर हमारा अंतिम टॉपिक होगा सुरक्षा एजेंसी।